Friends, today we are discussing about the force and Newton law of force of class 9th physics. When we want to talk about the force, जब हम ये कहना चाहें कि फोर्स क्या है, फोर्स के बारे में बात करें तो देखिए फोर्स को लेकर के कुछ चीज़ें हमारे मन में आती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुल या पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट की सिचुएशन में चेंज होती है, उसकी जो पोजीशन होती है उसकी पोजीशन में चेंजेज आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखी गई है, एक रेस्ट पोजीशन में है, इस पर हम पुश कर रहे हैं तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव ना करे। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पे संभव है कि ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकती है, ऑब्जेक्ट मूव ना भी कर सकती है, या मूव करती है ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाए तो वो स्टॉप हो सकती है या स्टॉप नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशन आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज करने का एफर्ट करता है या चेंज कर देता है। अर्थात फोर्स इज ए टाइप ऑफ फैक्टर which is try to change the state of body or change the state of body। ऑब्जेक्ट की किसी बॉडी की स्टेट में पोजीशन में चेंज करने का प्रयास करता है या चेंज कर देता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। यानी कि फोर्स इज ए एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल एफोर्ट विच में मूव ए बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये कह रहा है कि किसी फोर्स ऐसा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर एफोर्ट है जो किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर देता है। वो स्टॉप है तो उसको मूव करा दे, या मूव है तो स्टॉप करा दे, उसकी स्पीड को इंक्रीज करा दे, अगर मूव कर रही है तो स्पीड को इंक्रीज करा दे, स्पीड को डिक्रीज करा दे। तो इस टाइप के फैक्टर को हम फोर्स कहते हैं। आगे हम बात करें इफेक्ट ऑफ फोर्स की, तो देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम आप ये कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। कि एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, कि फोर्स कैसे एक्शन करता है। तो एक्शन ऑफ फोर्स पे जब हम बात करेंगे तो देखिए हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएं तो उसके वर्क करने के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। हम जनरली यूज करते हैं कि पुलिंग एंड पुशिंग आर फोर्स, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स, बट वी कैन डिस्कस अबाउट व्हेन वी से अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स और एक्शन ऑफ फोर्स, देन वी कैन से दैट जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं तो अपने स्थान से वो डिस्पैच होती है, उसके पोजीशन में चेंजेस होते हैं, पुल करते हैं तो भी होती है। अब देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करने का मतलब होता है मरोड़ना, ऐंठना उसे पकड़ के। जैसे मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते हुए जब हम अपने बाइक की एक्सीलरेटर को ट्विस्ट करते हैं तो ट्विस्ट करने से बाइक की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ट्विस्टिंग इज ए टाइप ऑफ आल्सो फोर्स, ट्विस्टिंग भी एक प्रकार का फोर्स हुआ। ठीक उसी तरह अगर हम बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते हुए अगर काफ़ी हाई स्पीड में आ गए तो उसे रोकने के लिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक की वजह से बाइक की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगती है। इट मीन्स दैट स्पीड जो होती है बाइक की वो डिक्रीज करने लगती है ड्यू टू अप्लाई द प्रेशर ऑन द ब्रेक। सो प्रेसिंग इज आल्सो इफेक्ट ऑफ फोर्स। प्रेसिंग जो है वो भी क्या हुआ, फोर्स का एक इफेक्ट हुआ जो किसी बॉडी को की स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से पुलिंग है, पुशिंग है, लिफ्टिंग है, स्विस्टिंग है, स्ट्रेचिंग है या प्रेसिंग है, ये सारे चेंजेस, ये सारी इफेक्ट्स जो हैं वो फोर्स के इफेक्ट्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस टाइप के अगर कहीं पे आपको सिचुएशन देखने को मिले कि कहीं हम प्रेशर लगाने से बैलून को पकड़ के ऐसे पुश कर रहे हैं, बैलून को पकड़ के दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो बैलून के साइज और शेप में चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पे पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स वर्क करता है वो भी इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाता है। यहाँ पे जैसे लगे फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट, चलती वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, चलती वस्तु को विरामावस्था में
ऑब्जेक्ट जो चल रही है उसको रोक सकता है, जो रोकी हुई है उसको चला सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, और मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को वो चेंज भी कर सकता है या स्पीड को। जैसे हमने बताया कि अगर कोई बाइक चालक है, वो बाइक को चला रहा है, उसे अगर बाइक की रफ्तार बढ़ानी होती है तो वो अपने एक्सीलरेटर को ट्विस्ट करता है, और ट्विस्ट करने से उसकी बाइक की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ जाती है। ट्विस्टिंग इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स। ट्विस्टिंग भी एक फोर्स का इफेक्ट हुआ। जब उसकी स्पीड को डिक्रीज करना होता है तो ब्रेक लगाते हैं हम, प्रेस करते हैं, तो प्रेसिंग आल्सो इफेक्ट ऑफ फोर्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। अभी जैसे बताया, हम किसी बैलून को पकड़ के अगर हम उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो उसकी साइज में चेंजेस आते हैं। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की साइज को भी चेंज करने में का प्रयास करता है। आगे हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 2 और मोर देन 2 फोर्स वर्क कर रहे हो और उन फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो, इट मीन्स दैट कि जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, हम यहाँ पे ले लिए कोई ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट ऐसी आ रही है कि इस ऑब्जेक्ट पर जब 2 या मोर देन 2 फोर्स वर्क कर रही है, एक ऑब्जेक्ट हो गई, यहाँ से मान लीजिए कोई फोर्स F1 वर्क कर रहा है, इधर से कोई फोर्स F2 वर्क कर रहा है, इधर से कोई फोर्स F3 वर्क कर रहा है, और इधर से कोई फोर्स F4 वर्क कर रहा है, और इस तरह से ये 4 फोर्स इस बॉडी पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी की सिचुएशन में जो चेंजेस है वो 0 है। इट मीन्स दैट कि इन चारों फोर्स के वर्क करने के बावजूद भी इनमें कोई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या कोई चेंजेस ना हो, तो आप कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स 0 है। देन वी कैन से दैट द रिजल्टेंट फोर्स वर्किंग ऑन द बॉडी भी 0, दैट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अर्थात किसी बॉडी पे वर्क करने वाले 2 और मोर देन 2 फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स वो 0 हो। आप कह सकते हैं इस सिचुएशन के लिए F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट, अगर Fn फोर्स वर्क कर रहे हैं और सबका रिजल्टेंट क्या हो, 0 हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो बैलेंस फोर्सेज हैं। सिंपल में ये भी कह सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे रस्सा कस्सी है, एक रस्सी किसी ऑब्जेक्ट से बांध दी गई है और 2 तरफ से, एक बालक इधर से खींच रहा है कोई बॉयज़, और दूसरा बॉयज़ इधर से खींच रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये दोनों के द्वारा अप्लाई फोर्स इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन में अगर इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी ना तो इस बालक की तरफ बढ़ेगी और ना ही इधर जाएगी। तो इस सिचुएशन में जो इनका रिजल्टेंट होगा R इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा, और F1 प्लस F2 में R इक्वल टू 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 होगा। उस कंडीशन में F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट F1 बराबर माइनस F2। तो अगर किसी बॉडी पे कार्य करने वाले 2 फोर्स आपस में इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बॉडी बैलेंस कंडीशन में होती है, एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक इसके विपरीत अगर अनबैलेंस फोर्स की हम बात करें तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है भाई? अनबैलेंस फोर्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कि अगर किसी बॉडी पे 2 और मोर देन 2 फोर्सेस वर्क कर रहे हो बट उनका रिजल्टेंट 0 ना हो, इट मीन्स दैट कि यदि मान लीजिए बॉडी है, यहाँ पे F1 F2 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं, F1 इज नॉट इक्वल टू F2, उस कंडीशन में ये बॉडी अपने स्थान को छोड़ के, अगर F1 बड़ा हुआ, F1 ग्रेटर देन F2, तो बॉडी F1 की डायरेक्शन में मूव करेगी। इफ F1 लेस देन F2, तो बॉडी F2 की डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसमें जो वर्क करने वाले फोर्स होंगे वो कहलाएंगे अनबैलेंस फोर्स। तो आप समझ गए कि अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि द रिजल्टेंट फोर्स वर्किंग ऑन ए बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0,
दैट फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो उस कंडीशन के लिए इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा R इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड R इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट F1 इज नॉट इक्वल टू F2। F1 प्लस F2 इज नॉट इक्वल टू 0, माइनस कर सकते हैं आप। F1 इज नॉट इक्वल टू माइनस F2। तो ये बॉडी कहलाएगी आपकी, इस पर वर्क करने वाले फोर्स जो होंगे वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएंगे। आगे हम बात करें, इसके बाद बात आती है फ्रिक्शन फोर्स की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो पहले आप फ्रिक्शन को समझेंगे। तो जब बात फ्रिक्शन की होती है तो आप ये कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन है, इस प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रख दी गई है, तो ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन पे रखी गई है, तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ बॉडी, इफ द बॉडी वांट टू मूव इनसाइड द डायरेक्शन, then the force acting between the surface and the body opposite to the direction of body is called friction force। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ये हुआ कि जब कोई दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है या कोई बॉडी एक प्लेन के कांटेक्ट में होती है, तो कांटेक्ट में आने पर जब पहली बॉडी प्लेन से पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो प्लेन और ऑब्जेक्ट के बीच जो कांटेक्ट होता है, उस कांटेक्ट में प्लेन उस बॉडी के मोशन का अपोज करता है। इट मीन्स दैट कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने का प्रयास करता है, वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो वो जो रिस्ट्रिकेशन फोर्स है जो आपके एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है, वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। फ्रिक्शन फोर्स एक ऑलवेज रिस्ट्रिकेशन फोर्स है जो मोशन का अपोज करता है। तो यहाँ करेक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करना चाहती है तो कांटेक्ट सरफेस के बीच एक फोर्स वर्क करता है और वो फोर्स बॉडी के मोशन का अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के लिए एग्जांपल में करें, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली सो डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जब आप एक बॉल को किसी सरफेस पे ऐसे थ्रो करते हैं तो आप देखेंगे बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते स्थिति ऐसी आती है कि बॉल स्टॉप हो जाती है। यानी बॉल स्टॉप हो जाने का मतलब ये हुआ कि बॉल जब रुक गई तो क्यों रुकी, तो जब वो बॉल सरफेस पे ड्रॉप कर रही थी, जैसे मान लीजिए यहाँ बॉल है, फिर उठी, यहाँ ड्रॉप की, फिर ड्रॉप की, ऐसे ड्रॉप करते हुए बॉल आगे बढ़ रही है, तो एक स्थिति ऐसी आती है ना कि बॉल आगे बढ़ते बढ़ते वो सरफेस का फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होने लगता है कि बॉल की वेलोसिटी को वो जीरो कर देता है। अब बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट रुक जाती है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि वो एस्टिकेशन फोर्स है, अपोजिट फोर्स है जो मोशन का अपोज करता है। आगे जो इसकी डायरेक्शन होती है, आपसे बता दें जैसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के बीच पीछे की ओर लगता है। इस आगे वाले जो फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है इसका अपोज करता है और ये पीछे की ओर ऑब्जेक्ट को खींचने का प्रयास करता है। ये होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद बात करते हैं हम इनर्शिया, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया की जब हम बात करेंगे तो देखिए इसके लिए सबसे पहले इनर्शिया को डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट गैलीलियो, इटली के साइंटिस्ट थे सर गैलीलियो। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी नेचर में किसी भी पोजीशन में पाई जाती है, जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपोजेस देयर इनिशियल स्टेट। तो अपने उस पोजीशन का अपोज करती है जिसमें पहले से एग्जिस्ट है। तो जब बॉडी अपने पोजीशन का अपोज करती है तो उन्होंने बताया कि जो बॉडी का अपोज करने का नेचर है, जो अपने पोजीशन के अपोज करने का नेचर है, उसे उन्होंने नाम दिया इनर्शिया।
इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये बॉल है, h ऊंचाई पर है। यहाँ से इस बॉल को अगर प्लेन सरफेस पे से स्मूथली गिराया जाता है तो आप देखेंगे अगर इस पे ये सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस हो, इस पर फ्रिक्शन का कोई प्रभाव ना हो, तो बॉल ऐसे आती है और यहाँ आएगी, फिर यहाँ से इस तरफ में बढ़ेगी। आप जब इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि जिस वेलोसिटी से बॉल इधर से आ रही है नीचे की ओर धीरे 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 आती है और तेजी के साथ फिर ऊपर जाती है, और ये उतने ही हाइट तक मूव करती है जितनी हाइट से छोड़ी गई थी। इधर h ऊंचाई से छोड़ी गई थी और फिर ये h ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करती है। इट मीन्स दैट कि इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो h ऊंचाई की थी, इसलिए वह पुनः h ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, यानी अपने इनिशियल स्टेट में ही रहना चाहती है। तो इस बात को गैलीलियो कहते हैं कि एवरी बॉडी वांट्स टू बी इन इनिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी प्रत्येक बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन में बनी रहना चाहती है, इसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया क्यों होती है भाई? तो इनका कहना था कि जितने भी ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास पाया जाता है तो मास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो दुनिया की हर वो बॉडी जो मास कंटेन्स करती है वो इनर्शिया को फॉलो करती है, उसके पास इनर्शिया है। अगर वो मोशन में है तो मोशन का अपोज करेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट का अपोज करेगी। तो इनर्शिया ड्यू टू मास होता है किसी ऑब्जेक्ट में, यानी कि मास के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन में चेंजेस का अपोज करती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया अकॉर्डिंग टू गैलीलियो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इनर्शिया क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट के मास की माप है, मेजरमेंट है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का मास जितना बढ़ेगा इनर्शिया उतना बढ़ेगी। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जब इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल है तो इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की अगर फाइंड करनी हो तो हमें फाइंड करना होगा उसका मास। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ही अधिक होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि आपने ये अनुभव भी किया होगा भाई एक छोटी ऑब्जेक्ट है, इस पर हमें हल्का सा फोर्स लगाते हैं तो इजीली ये मूव कर जाती है, अपने स्टेट का अपोज तो करती है। शुरुआती दौर में जब एक नॉर्मल फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स से अगर कम होता है तो वो उस फोर्स का अपोज तो करती है, लेकिन जैसे ही इस फोर्स की वैल्यू इसकी रिक्वायर्ड फोर्स से अधिक होती है ये बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर लेती है और रेस्ट से कहाँ चली जाती है? मोशन में चली जाती है। जो पहले रेस्ट में थी अब कहाँ चली गई? मोशन में चली गई। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट एक बड़ा कोई चट्टान हो और तब उस पर हम अपना फोर्स लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि चट्टान के मास अधिक होने के कारण इसकी इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स नहीं होते हैं। जब हम इस पर पुश करते हैं तो इस पुश करने से मूव करना तो बहुत दूर की बात है, ये हिलती भी नहीं है, क्योंकि ड्यू टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट द इनर्शिया ऑफ बॉडी इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट बॉडी। जब इस बॉडी का इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, अधिक मास के कारण इसका इनर्शिया बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट पे एक नॉर्मल फोर्स लगा करके जो इसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स से कम हो हम इसको मूव नहीं करा सकते। तो अब आपसे पूछा जाए कि अब मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है, एक कॉइन है, 1 रुपये का सिक्का आप कह सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का है हमारे पास, और दूसरा कोई 1 का कॉइन है और दूसरा हमारे पास एक कोई पत्थर है, स्टोन। पूछा जाए कि दोनों में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 1 रुपये का जो कॉइन है इसका मास जो होगा, मास ऑफ कॉइन ये लेस दैन द मास ऑफ स्टोन। मास ऑफ स्टोन, जो कॉइन का मास होगा वो स्टोन के मास से कम होगा। अगर एक बड़ा स्टोन है तब, सिक्के से बड़े स्टोन की हम बात करें, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉइन सिक्का स्टोन हम छोटा ले लें तो उसका मास जो हो कॉइन से कम हो जाए, ऐसी की बात स्थिति नहीं है। यहाँ स्थिति है कि मास ऑफ कॉइन जो है
वो लेस देन मास ऑफ स्टोन है। जब मास ऑफ कॉइन लेस देन द मास ऑफ स्टोन से देन वी कैन से दैट द इनर्शिया ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन द इनर्शिया ऑफ कॉइन, बिकॉज इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास। Finally, we can say that the measurement of mass of body is called inertia. Okay students, next class में आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा था। गैलीलियो साहब का नियम जो था इनर्शिया का, वो ये बताता है कि जो इनर्शिया होती है वो किसी ऑब्जेक्ट में उसके मास के कारण कंडेंस होती है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। इट मीन्स दैट कि वो एक्सटर्नल फोर्सेस का अपोज उतना ही अधिक करती है। तो इनर्शिया क्या था कि इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू अपने स्टेट में चेंज का अपोज करती है। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन साहब ने क्या किया कि ये देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो ऑब्जेक्ट के बीच कई तरह की सिचुएशन आ रही है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पोजीशन में है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, ये मोशन में चली गई। अनदर कोई फोर्स लगा करके अगर इसे हम पुनः स्टॉप करें तो फिर से ये रेस्ट में आएगी। इट मीन्स दैट कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन, मोशन टू रेस्ट या मोशन टू रेस्ट, रेस्ट टू मोशन, इस एक कंप्लीट साइकिल में जो ऑब्जेक्ट के रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट जाने में जो फोर्स के नियम कार्य करते हैं उनको डिफाइन करने के लिए न्यूटन साहब ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिया, ये लॉ ऑफ मोशन दिया। और इसमें उन्होंने इसको कम्प्लीमेंट करने के लिए गैलीलियो का जो इनर्शिया लॉ था उसे कुछ परिवर्तन करते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के रूप में डिफाइन किया और ये बताया, जिसे लिखा गया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और स्टेट दैट, इसी को हम कहते हैं इनर्शियल लॉ। इनर्शियल लॉ भी हम कहते हैं इसको। तो इनर्शियल लॉ क्या होता है आप देखिए, इनर्शियल लॉ या इसी को कहेंगे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके हिसाब से न्यूटन साहब ये बताते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो तो वो रेस्ट में बनी रहना चाहती है। यदि वो ऑब्जेक्ट मोशन पोजीशन में है तो मोशन में रहना चाहती है तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके पोजीशन में चेंजेस ना कर दिए जाए। इट मीन्स दैट कि आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन every body wants to become in rest position, or if a body in the rest position the body wants to be in rest position, and if the body in motion position the body also want to be in motion position until we apply to external force to change their state of body। यानी कि वो बॉडी तब तक अपनी उसी स्टेट पोजीशन में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके पोजीशन को चेंज ना किया जाए। इसे कहते हैं हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको ही हम इनर्शिया लॉ भी कहते हैं। और इसके हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके कंडीशन में चेंजेस ना कर दिया जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे चलती हुई कोई गाड़ी है, अगर उसको हम सामने से रोकने की कोशिश करते हैं तो हमें पुश करके पीछे ला देती है। इट मीन्स दैट कि वो मोशन में बनी रहना चाहती है, अपने मोशन पोजीशन को बनाए रखना चाहती है और वो हमारे रोकने का अपोज करती है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने का प्रयास करती है। यहाँ पे हम बात करेंगे
तो इनर्शिया लिखा है, द इनर्शिया नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी अपने पोजीशन में बने रहना। और पोजीशन दो तरह की होती है ऑब्जेक्ट की, एक होती है रेस्ट पोजीशन और दूसरी होती है मोशन पोजीशन। तो या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में बनी रहना चाहती है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहना चाहती है। तो ऑब्जेक्ट का अपने इनिशियल स्टेट में बने रहने की जो टेंडेंसी है वो इनर्शिया कहलाती है। इनर्शिया को न्यूटन साहब ने तीन तरह से डिफाइन किया कि कोई ऑब्जेक्ट अपने सिचुएशन में जो चेंजेज है, अपने पोजीशन में जो चेंजेज है, उसका अपोज तीन प्रकार से कर सकती है। पहला होता है इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट मीन्स दैट व्हेन ऑब्जेक्ट अपोजेस देयर रेस्ट पोजीशन, दैट टाइप ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन में चेंजेस का अपोज करती है तो ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल की तरह अगर हम किसी बस के सीट पे बैठे हैं, बस रुकी हुई हो, अगर अचानक बस मूव कर जाती है तो बस के सीट के साथ जो हमारे शरीर का निचला हिस्सा है वो बस के साथ मोशन में चला जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी भाग अभी भी रेस्ट पोजीशन में बने रहना चाहता है और वो पीछे की ओर झुक जाता है। इट मीन्स दैट कि आवर बॉडी अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट, दिस टाइप ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ पे अगर कोई फल लगा हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई आम का फल लगा हुआ है, अगर ये इसकी डाली है, यहाँ से पकड़कर अगर इसको आप हिलाते हैं तो ये डाली मूव करती है अप एंड डाउन। वृक्ष की डाली अप एंड डाउन मूव करती है, जिसके कारण जब ये डंठल उसका अप एंड डाउन मूव करता है तो ये जो आपका फ्रूट है ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन ये जब डाली मोशन में आ जाती है तो इसके मोशन का ये अपोज करता है और इसे टूट के अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अनदर इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अपोजेस देयर मोशन पोजीशन, दैट टाइप ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन में चेंजेस का अपोज करती है तो उसका इनर्शिया ऑफ जो होती है वो इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाती है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि आप किसी चलती हुई बस में बैठे हैं, अगर बस का चालक अचानक ब्रेक लेता है, सडन ब्रेक जब लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका रीज़न होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि बस जब चल रही होती है तो बस के साथ आपकी बॉडी का निचला हिस्सा जो सीट से लगा हुआ है वो ऑलरेडी मोशन पोजीशन में होता है, पूरी बॉडी मोशन में बस के साथ साथ होती है। जब एकाएक ब्रेक लेती है तो बस रुकती है, बस के रुकने से जो आपके शरीर का बॉडी का हिस्सा बस के अटैचमेंट में होता है वो एकाएक रेस्ट में आ जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा अभी भी मोशन में बना रहना चाहता है। इस कारण जब निचला भाग रुकता है और अगला आगे की ओर झुक जाता है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट जब अपने डायरेक्शन में चेंजेस का अपोज करें तो दिस टाइप ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे हम साइकिल चलाते हुए कोई बच्चा जब किसी टर्निंग पॉइंट पे मुड़ने की कोशिश करता है तो साइकिल के साथ साथ वो अपने बॉडी लैंग्वेज को भी मोड़ता है। या अगर कोई जैसे मान लीजिए इस तरह टर्निंग है, यहाँ से कोई आप किसी बस में बैठे हुए हैं या ऐसे टर्न कर रही है, अगर चालक तेज़ी से टर्न करता है तो आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में बस के साथ मूव कर रही है। इस मूवमेंट में जब इस तरफ एकाएक टर्न कर जाता है तो जैसे इस तरफ टर्न होता है
बस के साथ साथ आपका निचला हिस्सा तो राइट टर्न ले लेता है, लेकिन अभी बॉडी का ऊपरी हिस्सा अभी स्ट्रेट लाइन में मोशन के चक्कर में होता है, और इस कंडीशन में व्यक्ति बाहर की ओर मूव कर जाता है, यानी कि टर्निंग के अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाता है। और तो ये जो अपोज है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। इस टाइप का डायरेक्शन जो है, जो इनर्शिया है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए कि कोई बल्लेबाज जब हिट करता है तो जो फील्डर जैसे ही उस बॉल को कैच करने की कोशिश करता है, कैच करके बॉल को बॉल की दिशा में अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। पीछे की ओर इसलिए खींचता है ताकि जो बॉल के मूवमेंट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कुछ समय तक कंटिन्यूस बॉल बनी रहे, इसलिए वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि उसका डायरेक्शन का एकाएक अपोज ना हो। इस वजह से बॉल की रफ्तार धीरे धीरे कम होती है और हाथों को चोट कम आती है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द inertia law या law of inertia. Here next, here we discuss momentum of a body. What is momentum? जब बात मोमेंटम की होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है अगर हम बात करें उसके मोमेंटम की, तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर वो एक फिक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मोमेंटम इज डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो m इंटू v। आप लिख सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय p इक्वल टू mv, where m is the mass of body and v is the velocity of body. Since mass is the absolute quantity and velocity is a vector quantity, so the scalar and velocity product is also known as the vector. We can say that p is a vector. It means that momentum of body is a vector quantity and denoted by p, and direction of momentum is also direction of velocity of body. P equal to mv. P equal to mv is known as the momentum. यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ p इक्वल टू यूनिट ऑफ m इंटू यूनिट ऑफ v. यूनिट ऑफ m SI यूनिट kg एंड वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। आप कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये होता है मोमेंटम की यूनिट। अब मोमेंटम जो क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं मोमेंटम के, तो वहाँ पे मोमेंटम चेंज की बात कर ले पहले हम। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और वो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रही है, और आफ्टर सम टाइम द बॉडी अचीव द वेलोसिटी मान लीजिए कोई बॉडी ये है जो पॉइंट ए पर है, u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करती है, और t समय बाद अगर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो t समय बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो जो इसकी वेलोसिटी में चेंजेस है वो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस u।
v माइनस u इज चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इट मीन्स दैट m इंटू v और माइनस m इंटू u, m इंटू v इंटू m इंटू u, आप इसको कह सकते हैं p2 माइनस p1। चेंज इन मोमेंटम डेल p इक्वल टू p2 माइनस p1 और डेल p इक्वल टू m कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा v माइनस u, चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ की हम बात करते हैं तो ये होता है, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। किसी बॉडी पे जो वर्क करने वाला फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो अगर हम मान लें कि जिस बॉडी को हम मूव करा रहे हैं, अगर ये बॉडी है m मास के ऑब्जेक्ट पे हम a फोर्स लगा कर के इसकी वेलोसिटी u से बदल के भी कर देते हैं, तो उस पोजीशन में जो चेंज इन मोमेंटम है वो डेल p है। और अगर हम मान लें कि उसमें टेकन टाइम डेल t है या स्मॉल t, तो फोर्स F इक्वल टू डेल p अपॉन डेल t, आप t भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, तो ये हो सकता है डेल p अपॉन t। इट मीन्स दैट आप कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो F इक्वल टू डेल p का वैल्यू यहाँ पे m v माइनस u और बाई डेल t पहले से है, या t आप जो ले लीजिए, तो F इक्वल टू हो जाएगा F इक्वल टू m, F इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका 1 मिनट, तो यहाँ से आपको फोर्स निकलेगा F इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम t। F इक्वल टू अभी निकला था आपका डेल p का मान m v माइनस u और बाई t, तो F इक्वल टू m और v माइनस u बाई t को आप क्या कहते हैं, आपने पढ़ा है कि v माइनस u बाई t इक्वल टू a एक्सेलरेशन। फिर पुट करेंगे आप तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका m और v माइनस u के स्थान पे a, तो F इक्वल टू m है, F इक्वल टू m है, अर्थात फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो कॉल्ड फोर्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो कॉल्ड फोर्स लॉ एंड गिवन एज F इक्वल टू m है। या जनरली आप ये भी कह सकते हैं कि F इक्वल टू m है, जो अप्लाइड फोर्स, अगर ये मान लीजिए कोई एक बॉडी है, a मास के ऑब्जेक्ट है, आप इस पर अगर a फोर्स लगाते हैं तो एक नॉर्मल सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो आपको उसे पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। इट मीन्स दैट कि F प्रोपोर्शनल टू m। जब ज़्यादा फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो अधिक फोर्स से पुश करने के कारण उसके द्वारा जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अ चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। इट मीन्स दैट कि A प्रोपोर्शनल टू A, दोनों सिम को मिलाएंगे तो A प्रोपोर्शनल टू m इंटू A हो जाएगा। तो F इक्वल टू आपका KMA होगा। K इक्वल टू 1 होता है, एक तरह का एयर रेसिस्टिविटी कोएफिशिएंट होता है, एयर के द्वारा जो विरोध, बल का विरोध किया जाता है वो कोएफिशिएंट है, और सामान्यतः एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, एक्सपेरिमेंट द्वारा फाइंड की गई है। तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा MA। इट मीन्स दैट फिर से वही फार्मूला आपको मिल रहा है, F इक्वल टू MA मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कहलाता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए अगर हम बात करें यहाँ से इसके यूनिट की, तो आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ
मास इनटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट जो होती है एसआई यूनिट केजी इनटू एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो फोर्स की जो यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू आ गया आपका केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि न्यूटन साहब के जीवन की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, जिन्होंने फोर्स को डिफाइन करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया और ये बताया किसी ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाइड फोर्स है फॉर द मोशन पोजीशन इज इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। इट मीन्स केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ फोर्स। सो उन्होंने इस फोर्स के जो एसआई यूनिट केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसको अपने ही नाम पे रख दिया न्यूटन। इट मीन्स दैट कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछता है कि डिफाइन द 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को डिफाइन करने को कहता है। तो देखिए 1 न्यूटन क्या होता है, इफ वी अप्लाई ए फोर्स इन द बॉडी, the force produce 1 meter per second square acceleration of 1 kg of object, the applied force is equal to 1 न्यूटन। आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है और वो फोर्स 1 kg के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। In one mass of 1 kg object, the force produced the 1 meter per second square acceleration. The magnitude of force is equal to 1 Newton. तो 1 Newton equal to 1 kg into meter per second square। अगर इस चीज़ को आप ले चलिए सीजीएस सिस्टम में तो 1 न्यूटन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में जो मास की यूनिट होती है वो ग्राम होती है और लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है। तो 1 kg इक्वल टू आप जानते हैं 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन वी पुट 1 न्यूटन इक्वल टू 1000 इंटू 100। अब ये हो जाएगा आपका केजी के स्थान पे ग्राम इंटू सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में भी जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकेंड ही होती है। तो ये हो जाएगा आपका 30 एंड 20 10 पावर 5 ग्राम इंटू सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम इंटू सेमी पर सेकेंड स्क्वायर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स एंड इट्स आल्सो कॉल्ड डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन and this is the unit of force and the direction of force working inside the produced acceleration by the body. Next, आप पढ़ेंगे आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए ये क्या हुआ स्लाइड में,
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मार्कर। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करेंगे। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसकी जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे हमने बात किया अभी आपको कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी, रेस्ट में आपने देखा कि वो अपने मोशन का अपोज की, वहाँ पे हमने लगा दिया रेस्ट। दोनों पोजीशन में रेस्ट या मोशन कुछ भी हो सकता है, आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है रेस्ट, एंड रेस्ट और मोशन बोथ आर पॉसिबल, रेस्ट और मोशन। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि एक बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाए या मोशन से रेस्ट में लाए, दोनों कंडीशन में उसने अपने पोजीशन में चेंजेस का अपोज किया, दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। एंड जब वो बॉडी मूव कर गई रेस्ट से मोशन में, तो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पे सेकेंड लॉ वर्क किया, जिसमें F इक्वल टू ma आया। अब तीसरा ये कि जब ऑब्जेक्ट को अगर मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को हम रोकते हैं या रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं, तो व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉडी आल्सो एक्सर्ट द सेम एंड अपोजिट फोर्स ऑन अस। जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी भी उतना ही फोर्स हम पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हियर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट Newton third law of motion state that to verify action there is equal opposite reaction and they act on two different bodies। आप ये कह सकते हैं कि every action has equal and opposite reaction, that is called Newton's third law। जैसे अगर हम किसी इस वॉल पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो वॉल पे जब हम फोर्स लगाए तो वॉल भी हम पे उतना ही फोर्स अप्लाई कर रही है, इसे हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट, अगर मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है ये जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर इस फोर्स पे आप F1 फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट भी आप पे सेम और अपोजिट फोर्स लगा रही है। लेट करिए ये F2 लगा रही है, तो फॉर न्यूटन थर्ड लॉ F1 इक्वल टू माइनस F2 अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स अप्लाइड on a body, when we apply a force on the body also applied same and opposite force on us, equal and opposite force। आप कह सकते हैं take two spring balance A and B connected together, fix the spring। आप दो स्प्रिंग लीजिए A और B, जिसको यहाँ बीच में कनेक्ट कर दीजिए, एक दूसरे से स्प्रिंग को कनेक्ट करके और इसको किसी थ्रेड से आप बांध दीजिए। फिर जब एक स्प्रिंग को पकड़ के आप खींचेंगे तो कह रहा है कि AB is equal to opposite in direction, the force exerted by spring balance B on A, the force exerted by the spring balance A on B। मैंने जितना A द्वारा B पे खिंचाव महसूस होगा, आपको B द्वारा A पर भी उतना ही टेंशन महसूस होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब आप A B को खींच रहा है और B A को खींच रहा है, यानी कि जब A द्वारा B पे फोर्स लगाया जा रहा है उतना ही फोर्स B द्वारा A पे लगाया जा रहा है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आप कह सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस बी ऑन ए इज रिएक्शन फोर्स। एक को आप किसी एक को एक्शन फोर्स कर सकते हैं और दूसरे को रिएक्शन फोर्स करते हैं, यानी ए द्वारा लगाया। अब इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते कि विच आर एक्शन एंड विच आर रिएक्शन, इनमें से कोई भी वन ऑफ देम बी एक्शन फोर्स एंड वन ऑफ देम बी रिएक्शन फोर्स। तो आप कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा। एग्जाम्पल की बात करें हम, तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम ये आप देख रहे हैं बंदूक, आप बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो आपको देखने को मिलता होगा कि जैसे ही आप फायर करते हैं, जब आप फायर करते हैं तो ये गोली बंदूक से निकल के आगे की ओर जाती है और झटके से पीछे की ओर छोड़ देती है। इसको पीछे की ओर क्या करती है, बंदूक को पुश करती है। रिकॉल फोर्स ऑन द गन, ये करे एस्लेटिंग फोर्स इन बुलेट, बुलेट पे एस्लेटिंग फोर्स लगता है और बुलेट तेजी से आगे की ओर मूव करती है। अगर हम मान लें कि बुलेट का मास m है और वेलोसिटी v है,
तो इस ये बॉडी जो मूव करेगी इसके लिए आपका जो फोर्स होगा, अगर आपने अभी लिखा था F1 इक्वल टू माइनस F2, तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स अगर एक स्मॉल मोमेंट टाइम इंटरवल स्मॉल टी में ये कंडीशन हो रही है, बंदूक की अगर हम मास m मान लें और ये बंदूक मान लीजिए कैपिटल V वेलोसिटी से पीछे मूव कर रही है, तो यहाँ फोर्स जो अप्लाई होगा इस बॉडी पे गोली द्वारा, जो गोली आगे निकल रही है वो बंदूक को पीछे क्यों ढकेलेगी, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे जो अप्लाइड फोर्स होगा, इनिशियली बोथ बॉडी इन द रेस्ट पोजीशन, सो वी कैन से दैट कैपिटल M V माइनस 0 बाई टी इक्वल टू माइनस स्मॉल m भी माइनस 0 बाई टी। 0 इसलिए लिया गया है क्योंकि इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 होगी, कि जब तक हम गन के ट्रिगर को नहीं दबाए हैं, गन भी रेस्ट में है और गोली भी रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, टाइम दोनों पक्ष में है, कट जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका कैपिटल M V इक्वल टू माइनस स्मॉल m V। अब यहाँ से हमें निकालना होता है कि भाई अगर गोली 120 की रफ्तार से आगे जाती है तो बताइए कि गन किस रफ्तार से पीछे जाएगी। तो गन की वेलोसिटी कैपिटल V है, तो कैपिटल V इक्वल टू माइनस स्मॉल v और बाई कैपिटल M। कैपिटल M इज द मास ऑफ गन एंड स्मॉल n इज द मास ऑफ मार्बल सॉरी, इसमें मार्बल नहीं बुलेट कह सकते हैं आप, मार्बल का इस्तेमाल नहीं किया था, बुलेट। तो M बुलेट का मास है और स्मॉल v बुलेट की वेलोसिटी है, और जो कैपिटल M है वो गन का मास है और कैपिटल V गन की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो पीछे की ओर जाएगी। इससे आप निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।